हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यहाँ पे हिंदी साहित्य से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। लेवल आपके अच्छे रखूँगी, कोशिश करूँगी कि हर प्रकार से आपकी तैयारी करवा दी जाए। वैसे जितने भी लोग नए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य में ऑलरेडी आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया है। उपन्यास से संबंधित जितने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो करवा दिया है। कहानी वगैरह हम धीरे धीरे सभी रचनाओं को भी अलग से करते हुए चलेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं आपको आज आदिकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं है, पर हाँ अगर आप ये क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगी, ताकि एक क्वेश्चंस करने के पीछे का जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट तथ्य है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी कंप्लीट होता जाए। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप इसका जो है नोट ज़रूर कर लें। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी उसको आप नोट कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको नोट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे मैं कोशिश करूंगी आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैं कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन से आपका गिरियर्सन से संबंधित है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि गिरियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो डिटेल में समझेंगे, सभी चीज़ों को बात करते हुए चलेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। पूरा ये आपका क्लास जो है पूरे एग्ज़ाम तक आपका ये चलता रहेगा और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम इसमें देखते रहेंगे और आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता रहेगा। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वैसे आपको ये क्लास देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे बताऊँगी वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रूर आपको देखना चाहिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी तक जुड़े हुए हैं वो ज़रूर पसंद आने पर लाइक कर देंगे और साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जीके जीएस के क्लासेस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जो हिस्ट्री है हमारा, मॉडर्न हिस्ट्री, थोड़ा सा समय लूँगी आपको ये बताने के लिए, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवा दिया गया है, टॉपिक वाइज भी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थ्योरी क्लास भी। वो दो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सबकी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए अलग अलग से बना दी है। इसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ज्योग्राफी का पूरा एनसीईआरटी हमने देखा है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये पूरा 6 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे गए थे। अब इसके बाद आपका जनरल साइंस आता है। तो जनरल साइंस में अभी आपका क्लास 6 से लेके क्लास 10 हमने करवाया है। क्लास 10 के कुछ आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको भी हम किसी दिन कंप्लीट करवा देंगे। तो ये आपका 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके जीके जीएस वाले क्लास के लिए। इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। आगे मैं आपके लिए और भी मिक्स क्वेश्चन लेके आती रहूँगी, जिससे आपका और भी ज़्यादा सिलेक्शन पक्का हो पाए। बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन गिरियर्सन से संबंधित है। तो इनका देखिए ये रचना है इनकी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और पूछा जा रहा है आपसे कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इसको समझना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा सकता है इनकी रचना का नाम क्या है। तो रचना का नाम भी ध्यान में रखेंगे, हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास नाम से किशोरीलाल गुप्त ने ये रचना की है। क्या है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास। ठीक है, वास्तविक इतिहास पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको ज़रूर से लिख लेना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए गिरियर्सन की जो ये रचना है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कब प्रकाशित हुई, तो 1888 में। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नाम से प्रकाशन हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेष रूप से ये प्रकाशित हुआ था। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ वो आपको नोट करना है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ, ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ठीक है,
तो यहाँ पे ये आपका प्रकाशित होता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, और हम इसके बारे में कुछ अगर बात करें तो ये ध्यान में रखना है कि सही अर्थों में माना जाए तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है इसी ग्रंथ को माना जाता है जो गिरियर्सन ने लिखा है। इससे इम्पॉर्टेंट ये बातें आपको ध्यान रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, बताएंगे। पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रिब्स, गार्सादा तासी या फिर जॉर्ज गिरियर्सन, कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। अपना आंसर आप खुद से चुनेंगे ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पादरी एडविन ग्रिब्स। ठीक है, तो ये जो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है ये इन्हीं की रचना है, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है 1917 में ये लिखा गया है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ध्यान रखेंगे। इसमें और भी और कुछ ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा, इसका रचना आपसे पूछा जा सकता है, आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी में लिखा गया है, इतनी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बात आपको इसके अंदर और समझ लेना चाहिए कि इसका पूछा जाता है कि किस पद्धति में ये रचित है या फिर किस प्रकार से ये रचना रची गई है। तो याद रखेंगे कालानुक्रमी पद्धति में रची गई है। ठीक है, ये भी आपका पूछा जाता है, तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। कालानुक्रमी पद्धति में ये रची गई है, ये भी आपको इसमें नोट करना है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो परिवर्तन काल जो है इन्होंने किसको कहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे विक्रमी संवत में आपके क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन है 1890 से 1925 विक्रमी संवत, 1791 से 1889, 1890 से 1925 या फिर 1791 से 1889। तो यहाँ बताएंगे मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, वो कौन सा होगा यहाँ पे आपका। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। ठीक है, तो इनका जो रचना है मिस्र बंधु विनोद, ध्यान रखेंगे मिस्र बंधुओं की रचना का नाम क्या है, तो मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद, ये आपको पता होना चाहिए। मिस्र बंधु विनोद इन्हीं की रचना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रचना, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी रचनाओं में ही ये काल विभाजन दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने आदि काल को क्या कहा है, प्रारंभिक काल या आरंभिक काल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये माध्यमिक काल इन्होंने कहा है भक्ति काल को, अलंकृत काल कहा है इन्होंने रीति काल को, और परिवर्तन काल कहा है इन्होंने रीति काल, और आधुनिक काल के बीच के काल को इन्होंने परिवर्तन काल कहा है, जो 1890 से 1925 है। इसके बाद आपका वर्तमान काल आता है जो 1926 से लेके अब तक यहाँ इसमें कहा गया है। लेकिन यह जो विभाजन था इनका, इसको असंगत माना गया क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट किया गया था और कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं थी, कालों की संख्या भी अधिक है जो कि वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए इसको नकार दिया गया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, मिस्र बंधु विनोद में ज़्यादातर आप अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें कितने कवियों की रचना है ये आपसे पूछा जाता है। तो 4551 लगभग अगर पूछा जाए तो 5000 कवियों का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिस्र बंधु विनोद जो रचना है वो इसका पहला 3 भाग, इसका पहला 3 भाग यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको पहला जो 3 भाग है ये आपका कब प्रकाशित हुआ, तो 1913 में, 1913 में। और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1934 में। तो ये आपको नोट कर लेना है। मिस्र बंधु विनोद इनकी रचना है मिस्र बंधु का, ठीक है। और 4551 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है, कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। इनके पहले इस रचना के पहले 3 भाग हैं, उसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और चौथा जो भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ। मिस्र बंधु में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके 3 भाई हैं जिन्होंने मिलकर ये रचनाएं रची हैं।
तो ये 3 नाम भाइयों के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट कल से ना मैं एक पेज अलग से इसके लिए अटैच करके ले आऊँगी, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बता सकूँ। तो 3 भाई कौन कौन से हैं? गणेश, श्याम और सुखदेव। ये आपको नोट कर लेना है। गणेश मिश्र, श्याम और सुखदेव मिश्र। ठीक है, तो ये 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल कहा है। यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ, आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है? वर्तमान काल कहा है। ठीक है, वर्तमान काल कहा है। और आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? आरंभिक काल। और परिवर्तन काल की अगर मैं बात करूं तो परिवर्तन काल इन्होंने रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच के समय को इन्होंने माना है। ठीक है, आधुनिक काल के बीच का जो समय है उस समय को इन्होंने परिवर्तन काल माना है। समझ में आ गया? बहुत सारी बातें इनके बारे में हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने उन सभी बातों को यहाँ पे लिख दिया है। और इनके एक और रचना है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। ये रचना इनकी 1910 में रचित हुई और इसमें इन्होंने 9 जो कवि हैं उनका वर्णन किया है, उनको नवरत्न में इन्होंने शामिल किया है। तो वो आपको नाम याद रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, तुलसी और सुर ने देवी के बंधु केशव कबीर को चंद्र दिलाई। ये आप इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से। तुलसी से हो गए तुलसीदास, तुलसी से कौन हो गए? तुलसीदास। सूर से हो गए सूरदास। दे से हो गए देव कवि देव, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। और बी से हो गए बिहारी। ठीक है, और यहाँ पे के साइलेंट है। बंधु जो है ये बंधु से हो गए जो 2 बंधु आपके रीतिकाल में प्रसिद्ध हैं, चिंतामणि और मतीराम। ये हो जाए चिंतामणि और मतीराम। ठीक है, चिंतामणि और मतीराम। केशव से हो गए केशवदास, कबीर से हो गए कबीर, चंद्र से हो गए हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 9 हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो मैं आपको एक बार लाइन से ये बता देती हूँ। तुलसीदास, सूरदास, ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। सूरदास, उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं कवि देव, फिर बिहारी। इसके बाद आ जाएंगे आपके मतीराम और चिंतामणि। इसके बाद आ जाएंगे आपके केशवदास, कबीर। इसके बाद हरिश्चंद्र, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र। चंद्रवरदाई भी तो होंगे, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से मतीराम और चिंतामणि जो है ये बंधु हैं, इनको एक में ही शामिल कर लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे हरिश्चंद्र आपके 9 नंबर पे आ गए। तो इस प्रकार से
आपको यहाँ पे नवरत्न ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी कोविद माला बताएंगे कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे यहाँ पे श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है बाबू, श्याम सुंदर दास जो है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक माने जाते हैं, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। श्याम सुंदर दास किस युग के? द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, आलोचक है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक जो हैं वो श्याम सुंदर दास है। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेके नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिंदी कोविद रत्नमाला जो है कवियों का संग्रह है इसमें, तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर इन्होंने लिखा है, आलोचना किया है। इनकी अन्य रचना की मैं बात करूं तो गद्य कुसुमावली, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार इसको आप नोट कर लेंगे, गद्य कुसुमावली इन्हीं की रचना है, गद्य कुसुमावली। इसके अलावा मैं बात करूं श्याम सुंदर दास का, ये ही एक आपका जो है पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, जहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, इनका एक रचना है कवि और कविता। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता, कवि और कविता। आज मैं आपको कम ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपको बताना है कि क्या इस प्रकार से डिटेल में क्वेश्चन आप क्लास लेना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ करना चाहते हैं। तो दोनों प्रकार से आपको चीज़ें देखनी है, बतानी है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है उपन्यास रहस्य, ये भी इन्हीं की रचना है, उपन्यास रहस्य, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भाषा और व्याकरण भी इन्हीं की रचना है, भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण। तो ये सब ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतेंदु की रचना तो बहुत सारे हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट है जैसे कि तदीय इनकी रचना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तदीय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तदीय हो गया। इसके बाद सर्वस्व, सर्वस्व भी इन्हीं की रचना है। मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण, ये सभी रचनाएं इन्हीं की है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है बताएंगे? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, फ्रैंक ई के मैकबुलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे फ्रैंक ई के। फ्रैंक ई के जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हो जाएंगे ये। और ग्रियर्सन को तो आप जानते ही हैं, इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में रचित है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो देखिए, उत्थान से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इनकी जो है 3 उत्थान, इन्होंने उत्थान के बारे में इन्होंने बात की है। ये मैं तीनों आपको बता देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विक्रमी संवत में भी आपका रहता है और ईस्वी में भी। तो आपको पता ही है कि 57 को अगर आप इसमें माइनस कर देंगे तो ईस्वी हो जाएगा, और बढ़ा देंगे तो संवत हो जाएगा। तो ये तो आप जानते होंगे। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं द्वितीय उत्थान का समय। पहले हम क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 1893 से 1918 ये जो है द्वितीय उत्थान है। मैं तीनों आपको बता दे रही हूँ, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का जो ये विभाजन इस प्रकार से इन्होंने किया है, ये प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, तीनों आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम उत्थान की बात करें तो प्रथम उत्थान यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं संवत में लिख देती हूँ, आप इसको संवत में मैं लिख दे रही हूँ, 1925 से 1950। ठीक है, 1925 से 1950 विक्रमी संवत में है। इसको आप अगर ईस्वी में जोड़ना चाहें तो आप इसमें घटा सकते हैं, 57 इसमें आप अगर बढ़ा देंगे
देखिए यहाँ पे 1868 हो जाएगा से 1893, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 57 माइनस करने के बाद ईस्वी में आंसर आ जाता है, आप सभी को पता है। द्वितीय उत्थान की अगर हम बात करें, द्वितीय उत्थान, तो द्वितीय उत्थान में आपने देखा ही यहाँ पे 1893 ईस्वी है। अगर संवत में बात करूँ तो 1950 संवत से 1975, ये बहुत पूछा जाता है। तो संवत में मैंने ये लिखा है आपको, आप इसमें 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी आपका आ जाएगा। और तृतीय उत्थान जो है ये आपका है 1975 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक। ये जो विभाजन इनका रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप ईस्वी में लिखेंगे तो 1918 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है, 1918 ईस्वी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इसकी बात करूँ तो ये अगर ईस्वी में लिखेंगे तो कैसे होगा, 1893 से 1918 ईस्वी में हो जाएगा ये, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। तीनों उत्थान मैंने आपको बता दिया। यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस भी सकता है। चलिए आगे हम बता रहे हैं आपको, ये आपका एक कथन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? ये कथन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बताएंगे किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो सभी को पता है राजा लक्ष्मण सिंह तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। लेकिन यहाँ पे ये राइट ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि गारसादा तौसी की जो रचना है उन्होंने उर्दू कवि को बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। तो गारसादा तौसी की जब बात आती है तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। गारसादा तासी की रचना है, कौन सी रचना है? इस्तवाल द लेतेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी, इनकी रचना है, ठीक है। मैं एक बार लिख के इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये देखिए उर्दू में इन्होंने रचना की है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बताऊँगी सिर्फ, ठीक है। तो इस्तवार द लितेतुर लितरेत्युर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे जो है ये इसका प्रथम भाग जो है वो 1839 में प्रकाशित हुआ। दूसरा भाग इसका कब प्रकाशित हुआ? 1847 में, ठीक है। ये प्रथम संस्करण का है। प्रथम संस्करण में 2 भाग हुए जो आपके इस प्रकार से हैं। प्रथम संस्करण में प्रथम भाग आपका 1839 में, दूसरा भाग आपका 1847 में प्रकाशित हुआ। और द्वितीय संस्करण जो है वो आपका 1871 में प्रकाशित होता है। द्वितीय संस्करण ये कब होता है? 1871 में। तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। और ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि कितने कवियों की रचना इन्होंने की है। तो कुल जो इनके कवि की रचना है, कुल कवि इन्होंने जो रचना किया है वो है 738, ठीक है। इसमें 666 जो है उर्दू कवि हैं, ठीक है। और यहाँ पे मात्र 72 कवि जो हैं वो हिंदी के हैं। 72 कवि कितने हैं? हिंदी के हैं। तो ये 72 कवि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में आपको खैर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहला जो कवि का रचना बात इन्होंने किया है वो थे अंगद, और सबसे अंतिम जो थे वो थे हेमंत पंत। तो इतनी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो
इनकी रचना का नाम है इस्तवा द लेतेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी। 2 संस्करण में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। पहले संस्करण में 2 भाग था। प्रथम भाग आपका 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो द्वितीय संस्करण जो है वो 1871 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद कुल कवि इनकी जो है कवियों के बारे में इन्होंने लिखा है 738, जिसमें से 666 इन्होंने उर्दू कवि के बारे में लिखा है और 72 जो है वो हिंदी कवि के बारे में इन्होंने लिखा है। पहला कवि कौन था? अंगद। और अंतिम कवि कौन था? हेमंत पंत। तो ये प्रश्न आपके जो है यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी रचनाओं का अनुवाद किया है किसने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इनकी रचनाओं का अनुवाद, हिंदी में जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया है। और उसमें रचना का नाम क्या है? एंदोई साहित्य का इतिहास। क्या है? एंदोई साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो ये इस नाम से इन्होंने जो है पूरा अनुवाद किया है। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी पद्धति क्या थी, गासादा तासी की पद्धति क्या थी? तो याद रखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति थी इनकी। क्या थी? वर्णानुक्रम पद्धति थी। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो मैंने पूरा गारसादा तौसी जहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है वो सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। एक प्रश्न इसका और जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उर्दू भाषा में इसका अनुवाद किसने किया, क्योंकि ये देखिए ज़्यादातर तो आपका है हिंदी ही पूछा जाता है, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उर्दू की मैं बात करूँ, उर्दू भाषा में अनुवाद जो है वो किसने किया है, कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक बात मैं बताऊँ। तो दिल्ली के जो मौलवी करीमुद्दीन जी हैं, दिल्ली के मौलवी हैं। ठीक है, दिल्ली के कौन है? मौलवी हैं करीमुद्दीन। यहाँ पे नहीं हटेगा, 1 मिनट। कौन है? करीमुद्दीन। ठीक है, इन्होंने ही उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी रचना पूछ ली जाती है तो ये ध्यान रखेंगे, इनकी रचना है, ये दिल्ली से थे, ये भी आप ध्यान में रखिए, दिल्ली से थे। और इनकी रचना का नाम क्या था? तक्कात ए सुसुरवा, तक्कात ए सुसुअरा। ठीक है, ये आपका काफ़ी पूछा जाता है। इसमें इतना आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुल कवि कितने थे, यहाँ पे बहुत कम कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। तो हिंदी कवि का वर्णन इन्होंने जो किया है ना वो 60 ही मिलता है, कहीं पे 62 भी मिल जाता है। तो यही जो है इनकी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जितना भी बात मैंने आपको बताया गारसा तासी, उससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये सभी पॉइंट आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? अब देखिए ग्रंथ से कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे दूसरा इतिहास का ग्रंथ ये किसका है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। अगर मैं बात करूँ नामवर सिंह की, तो इनकी रचना का क्या नाम है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये भी आप नोट करेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, ये जो है नामवर सिंह की रचना है। दूधनाथ सिंह की रचना जो है विशेष रूप से नहीं पूछी जाती है। सुमन राजे की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये भी बहुत पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा
इतिहास। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी साहित्य का आधा, अच्छा वही पूछ लिया यहाँ पे, तो इसमें तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको पता ही है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है। तो अभी अभी हमने इसके ऊपर बात की है, कौन हो जाएंगे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे, ठीक है। सुमन राजे की रचना है, 2003 में इन्होंने ये रचना रची है, 2003 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। श्याम सुंदर दास जो हैं, श्याम सुंदर दास, इनकी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, इनकी रचना क्या नाम है, हिंदी, ये अच्छे से लिखाता ही नहीं है इसमें, एक मिनट, हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य, ये रचना है इनकी 1930 में। कब इन्होंने रचा है ये, 1930 में। तो ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ पे आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। इंद्र मदान जो है, इनका भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इनकी रचना कौन सी है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान की रचना है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ठीक है। ये रचना इन्होंने कब रची, 1939 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, जो कि 1930 में रचा गया। और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की रचना है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जो कि 1939 में ये रचना रची गई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है। ये प्रश्न घिसा पिटा क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मगर तो याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गद्य काल कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने दोहरी पद्धति अपनाई है। दोहरी पद्धति किसने अपनाई है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। नामकरण की दोहरी पद्धति इन्होंने अपनाई है। गद्य काल भी कहा है इन्होंने इसको, ठीक है। और आदिकाल भी इन्होंने कहा है। और क्या कहा है इन्होंने, वीरगाथा काल भी इन्होंने ही कहा है, ठीक है। भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, दोनों ही नाम दिए हैं इन्होंने, ठीक है। पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, ये दोनों नाम भी किसने दिया है, इन्होंने ही दिया है। और रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा है, उत्तर मध्यकाल, ठीक है। और रीतिकाल भी नाम इन्होंने दिया है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और आधुनिक काल को गद्य काल भी इन्होंने कहा है, ठीक है। आधुनिक काल भी कहा है, गद्य काल भी कहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपको समय भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें पूछ सकता है, विक्रमी संवत में भी पूछ सकता है। तो विक्रमी संवत आपको इजी है याद रखना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इजी है, वो याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य बताना है, यहाँ पे कौन सा होगा, बताएंगे। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या फिर स्तुली भद्र रास, बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है राउरवेल। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राउरवेल की रचना है, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये रोड़ा कवि की रचना है, ठीक है। रोड़ा कवि की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो दामोदर दास की रचना है, दामोदर दास की रचना है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वन रत्नाकर आपको पता ही है किसकी रचना है,
स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये जिन धर्म सूरी की रचना है, जिन धर्म सूरी की रचना है। ठीक है, तो ये सभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, और वर्ण रत्नाकर आपको पता है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति, पदावली, बीजक या भ्रमर गीत? तो आपको पता है सूरसागर सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना है। विद्यापति जो है वो विद्यापति की रचना है, पदावली मैथिली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बीजक जो है ये कबीर की है, और भ्रमर गीत ये भी आपका सूरदास का है। तो आप सभी जानते हैं ये सभी आपके भक्ति काल से संबंधित हैं, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे बताएंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा ने माना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये आठवीं सदी के ये हैं। ठीक है, 8वीं सदी के हैं, लगभग 783 ईस्वी के आसपास माने जाते हैं। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहते हैं, वाल्मीकि तथा व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको इसमें नोट करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? कौन सा कवि है जो आदिकाल का नहीं है बताएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, आदिकाल का कौन सा नहीं है? चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति, विजय? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है नाभादास जो हैं ये आपके आदिकाल के अंदर नहीं आते हैं, और इसमें दे चंद्रवरदाई की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है पृथ्वीराज रासो। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद जगनिक की रचना है परमाल रासो। दलपति विजय की रचना है विजयपाल रासो। ठीक है, और नाभादास की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है, क्या नाम है? भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भक्तमाल जो है वो नाभादास की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है बताएंगे? कौन से हैं जो 84 सिद्धों के अंदर नहीं आते? विरूपा, कन्हपा, सांगधर और कुकरीपा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। सिद्ध कितने हैं? 84, आप सभी को पता है। और यहाँ बताएंगे 84 सिद्धों में कौन नहीं आते हैं। तो आप सभी को पता है, यह अपभ्रंश भाषा के कवि हैं कौन? सांगधर। और सांगधर जो है वो 84 सिद्धों में नहीं आते हैं, ये अपभ्रंश के कवि हैं, ठीक है, अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। और इनकी रचना कौन सी है? हम्मीर रासो, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, हम्मीर रासो। ठीक है, हम्मीर रासो इनकी रचना है।
ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ बहुत ज़्यादा जो सिद्ध हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे विरूपा, कन्हपा, कुकुरीपा हो गया, सरहपा भी इसी के अंदर आएगा। सरहपा, सरहपा राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को जो है प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सरहपा हो गए, मीनपा, मीनपा, सबरपा, सबरपा, ये सभी आपके कौन है, सिद्ध हैं ये सारे। लुइपा, लुइपा भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लुइपा जो कि सबसे ज़्यादा बड़े माने जाते हैं पूरे सिद्धों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा और रुदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम क्या है? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक और चंद्रवरदाई। आल्हा और रुदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि के नाम यहाँ पे बताएंगे। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? जगनिक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जगनिक की रचना है क्या? परमाल रासो, परमाल रासो इनकी रचना है, जो आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य में रचा गया है। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो लोक जो है वो एक गेय काव्य है, ये आप भी पता होना चाहिए। और 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ को आल्हा खंड शीर्षक से जो है प्रकाशित किया था। चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ को आल्हा खंड शीर्षक से जो है इसने प्रकाशित किया था। ठीक है, इलियट ने, ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यह मौलिक परंपरा पर आधारित था और इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारण भी किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 5 पांडव चरित रास बताएंगे, ये किसकी रचना है? 5 पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल या दलपति विजय। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शालिभद्र सूरी की रचना है पंच पांडव चरित रास। ठीक है, इसकी रचना जो है पूछी जाती कई बार। 1350 ईस्वी में ये रचित है और यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, ये भी बात आप ध्यान रखिए। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, ठीक है, शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शालिभद्र सूरी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है एक, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या नाम है उसका? भरतेश्वर बाहुबली रास, ये भी बहुत पूछा जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास, तो ये भी आपका पूछा जाता है, बाहुबली रास। तो ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, धनपाल और पुष्पदंत। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनपाल। ठीक है, धनपाल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं धनपाल, ये अपभ्रंश के कवि हैं। ठीक है, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तीसरे प्रमुख कवि हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और राम सिंह जो है यहाँ पे, इनका प्रमुख रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़, देखिए अच्छे से लिख देती हूँ, पाहुड़ दोहा, ध्यान रखेंगे, इन्हीं की रचना है। ठीक है, और पुष्पदंत की रचना सभी को पता है, महापुराण इन्हीं की रचना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो देवसेन का सभी को पता है श्रावकाचार। श्रावकाचार जो हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है, ये किसकी रचना है? देवसेन की रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे। और भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, सबका मैंने आपको अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पिंगल डिंगल पिंगल, बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत ही प्रसिद्ध ये कहानी है, ये क्वेश्चन है आपका। डिंगल पिंगल भाषा में रासो ग्रंथ आपका रचा हुआ है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही बात आपको जानना है। और यहाँ पे देखिए डिंगल पिंगल का मतलब क्या होता है? तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा को पिंगल भाषा तथा अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। डिंगल किसे कहते हैं? डिंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिंगल हो जाएगा अपभ्रंश और राजस्थानी। अपभ्रंश और राजस्थानी। और पिंगल की अगर बात करें, पिंगल की, तो पिंगल हो जाएगा अपभ्रंश और ब्रजभाषा। अपभ्रंश और ब्रजभाषा। ठीक है, ब्रजभाषा इसमें रचित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, डिंगल और पिंगल से प्रश्न बनता है आपका। ठीक है, चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। वीरगाथा कालीन रासो कवियों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय का वर्णन नहीं किया गया? तो आश्रय दातों के अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया गया है, बिल्कुल। इतिहास और कल्पना का भी मिश्रण किया गया है, ये भी सही है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया है, तो यही 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। युद्धों का सजीव और गद्यात्मक वर्णन भी इसमें किया गया है। तो वीर काव्य में आपका वीरगाथा कालीन जो वीरासो कवि के लिखित, उसमें आपका ये विषय देखने को नहीं मिलता है। कृष्ण लीला जो है ये भक्ति काल में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, भक्ति काल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। बाकी सभी आपके वीरगाथा कालीन रासो काव्य के संबंधित हो जाएंगे। तो ये सभी को आज हमने देखा। टोटल हमने 20 क्वेश्चन देखे, लेकिन फैक्ट हमने बहुत सारा देखा। और आप किस प्रकार का क्वेश्चन चाहते हैं? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन और सिर्फ आंसर, या फिर आप थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को देखना चाहते हैं? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 20 में से कितने मार्क्स आपके बने वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।